नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। काशी की सकरी गलियों से गुजरे पीएम मोदी, लोगों ने की फूलों की बारिश, लगे हर हर महादेव के नारे। 63 देशों में फैला ओमिक्रॉन, डब्ल्यूएचओ ने कहा डेल्टा वेरिएंट से जल्द निकलेगा आगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,350 नए केस दर्ज, ओमिक्रॉन से 38 लोग संक्रमित। टीकरी बॉर्डर से लौटे किसान, वाहन चालकों की राह आसान, आवागमन भी शुरू हो सकता है। अखिलेश का नाम लिए बगैर ओवैसी बोले, मुसलमानों ने अपने वोटों से जिताया लेकिन उन्हें हिस्सेदारी के बजाय खैरात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। वाराणसी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर गए और वहां दर्शन कर उनकी आरती की। इसके बाद वह क्रूज के जरिए गंगा मार्ग से होते हुए ललिता घाट पहुंचे और गंगा में डुबकी भी लगाई। पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद बनारस की सकरी गलियों से होकर गुजरे। यहां लोगों ने उनका शानदार स्वागत भी किया और उन पर गुलाब के फूलों की बारिश की। साथ ही मोदी और हर हर महादेव के नारे भी लगाए गए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर पूरे वाराणसी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी करीब सवा घंटे तक गर्भगृह में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वह मंदिर चौक पर संतों और प्रबुद्ध जनों की मौजूदगी में स्वर्ण शिखर को निहारते हुए आयोजित कार्यक्रम में स्थान ग्रहण करेंगे। पीएम मोदी धाम में बनी वाराणसी गैलरी, सिटी म्यूजियम, मुमुक्षु भवन समेत अन्य भवनों को भी देखेंगे। शाम में पीएम मोदी संत रविदास घाट आएंगे। इसके बाद वह दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 63 देशों में दस्तक दे चुका है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह भारत में भी अब तेजी से अपने पांव पसारने लगा है। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इसकी चपेट में आ चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 38 हो गई है। इसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, जहां कुल 18 मामले सामने आए। इसके अलावा राजस्थान में 9, कर्नाटक में 3, गुजरात में 3, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, दिल्ली में 2, चंडीगढ़ में 1 और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब तक ओमिक्रॉन 63 देशों में फैल चुका है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि संक्रमण की रफ्तार को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ ही समय में यह डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ देगा। ओमिक्रॉन ने महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बार फिर चिंता खड़ी कर दी है। इस नए वेरिएंट से राज्य में अब तक 18 लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। इस हर बार की तरह इस राज्य में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पूरी तरह से टीका लगाया गया एक 20 वर्षीय व्यक्ति जो अपने रिश्तेदारों से मिलने इटली से चंडीगढ़ आया था, ओमिक्रॉन वेरिएंट की उसमें पुष्टि हुई है। वह व्यक्ति 22 नवंबर को भारत आया था और वर्तमान में क्वारंटाइन में है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,350 नए केस सामने आए हैं। वहीं 202 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 38 मामले सामने आ चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक एक्टिव मामलों की संख्या 91,456 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,75,636 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कुल 7,973 लोगों की रिकवरी हुई है, जिसके बाद अभी तक 3,41,30,768 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 133 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी है। कल 19,10,917 डोज दी गई थी, जिसके बाद अब वैक्सीन की 133 करोड़ 17,84,462 डोज दी जा चुकी है। कृषि कानूनों की वापसी और अन्य मांगों पर केंद्र सरकार के समझौते के बाद जीत का जश्न मनाते हुए किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर से घर लौटने लगे हैं। बहादुरगढ़ में टीकरी बॉर्डर से सभी किसान शनिवार को लौट गए।
इससे रविवार को यहां से आवागमन भी शुरू हो गया है। वहीं गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर से किसानों की वापसी जारी है। सिंगू बॉर्डर से 95% अवरोधकों को हटा लिया गया। यहां सोमवार से वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो सकती है। पुलिस के मुताबिक रोहतास रोड टिकरी बॉर्डर पर कैरिजवे के एक तरफ लगे बैरिकेड्स को अक्टूबर में ही यातायात के लिए आवाजाही के लिए हटा दिया गया था। कैरिजवे की दूसरी तरफ किसान बैठे थे। दिल्ली पुलिस ने किसानों के जाने के बाद रविवार को सभी बैरिकेड्स हटा लिए, जिसके बाद यातायात व्यवस्था बहाल हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसानों के जाने के बाद रोहतक रोड पर लगे बहुस्तरीय अवरोधों को पूरी तरह से हटा लिया गया है। वाहनों के लिए दोनों तरफ की सड़कों को खोल दिया गया है। पिछले साल 26 नवंबर से हजारों किसान यहां धरने पर थे। वहीं किसान नेताओं के अनुसार सिंघू बॉर्डर पर 95% लोग चले गए और सभी अवरोधकों को हटा लिया गया है। किसान समूहों और गैर सरकारी संगठन यहां सफाई करा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने बताया कि सफाई का काम चल रहा है। इस काम में 20 से अधिक जेसीबी मशीनों को भी लगाया गया है। 100 से ज्यादा स्वयंसेवी दिन रात काम कर रहे हैं। नेता अभिमन्यु कोहर ने बताया कि यहां सोमवार शाम से वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकती है। कानपुर में कैंट विधानसभा क्षेत्र के बाद सीसामऊ सीट पर अपनी जमीन मजबूत करने के लिए ओवैसी ने ऐलान कर दिया है। यहां मजबूत प्रत्याशी की तलाश के बीच पार्टी मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने सपा और सोलंकी परिवार को निशाने पर रखा। रविवार को सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के जीआईसी मैदान पर सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सवाल किया कि सोलंकी परिवार ने यहां से 5 बार विधायकी की है, लेकिन क्या मिला। फिर बोले इस क्षेत्र से AIMIM क्यों नहीं जीत सकती। मुस्लिमों के जज्बात को कुरुदने के लिए यह भी वादा किया गया कि वह जेल में बंद आजम खां की तकलीफों को बताते रहेंगे। अखिलेश का नाम लिए बगैर कहा कि मुसलमानों ने अपने वोटों से उन्हें जिताया है, लेकिन मुस्लिमों को हिस्सेदारी के बजाय खैरात मिली, जबकि उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनना चाहिए था। इन बातों के जरिए उन्होंने सपा के वोट में सेंध लगाने की कोशिश की। साथ ही मुसलमानों से बार बार किसी को अपना अगुवा बनाने का आह्वान करते रहे। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने दिल से डर निकाल दें तो कयादत अपने आप विकसित हो जाएगी और हिस्सेदारी भी मिलेगी। इसके लिए अनुप्रिया पटेल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कुर्मी होने की वजह से मोदी सरकार में उन्हें जगह मिली। इस मौके पर AIMIM के पदाधिकारी वारिस पठान, आसिम वकार आदि लोगों ने भी अपने विचार रखे। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा है कि लाल टोपी बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है। काली टोपी वालों का दिल भी काला है। उन्होंने कहा कि भारत सभी का है। भाजपा और RSS धार्मिक उन्माद फैलाकर हिंदू मुस्लिम के बीच दुनिया पैदा कर रहे हैं। इसके दम पर सत्ता पाने का सपना देख रही है, लेकिन जनता हकीकत जान गई है। गांधी भवन में सपा कार्यकर्ता महराज की ओर से आयोजित अल्पसंख्यक समाज के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध 5 अंगुलियों की तरह ही हैं। एक का नुकसान होने पर दर्द पूरे हाथ में होता है। इसलिए सपा सभी को बराबर सम्मान और हक देने की पक्षधर है। भाजपा सरकार में अल्पसंख्यक समाज के साथ अन्याय हुआ है। भाजपा ने जनता के दिल में जहर घोलने का काम किया है। संडीला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 2 गुना राशन देकर सरकार मतदाताओं को प्रलोभन दे रही है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। लाखों लोगों को रोजगार देने का वादा भाजपा ने किया था, लेकिन नौकरी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता को देखकर भाजपा बौखला गई है।
मौसमी दशाओं का साथ देने की वजह से रविवार को दिल्ली एनसीआर की हवा में हल्का सुधार हुआ है। इस कड़ी में ग्रेटर नोएडा की हवा 152 AQI के साथ सबसे साफ रिकॉर्ड हुई है। वायु मानक संस्था सफर का पूर्वानुमान है कि 15 दिसंबर के बाद हवा की गुणवत्ता में अधिक सुधार होने की संभावना है। सफर के अनुसार हवा अब भी बुरी स्थिति में है। आज सवेरे का AQI 256 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली का AQI 254 रहा। इससे एक दिन पहले 281 यह रिकॉर्ड किया गया था। वहीं गाजियाबाद का AQI 272, ग्रेटर नोएडा का 152, गुरुग्राम का 207 और नोएडा का AQI 214 रिकॉर्ड किया गया। सफर का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रहेगी। आगामी 15 दिसंबर के बाद से हवाओं की रफ्तार, मिक्सिंग हाइट और वेंटिलेशन इंडेक्स का साथ देने की वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा वक्त तक डटे रहने वाले किसान संगठन अब पंजाब की राजनीति में भी डटने पर विचार कर रहे हैं। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद दिल्ली के विजय जुलूस के साथ लौटे पंजाब के किसान संगठन एक अलग राजनीति दल के गठन पर विचार कर रहे हैं। पंजाब चुनाव में यदि नई किसान पार्टी उतरती है तो फिर बने हुए तमाम समीकरण बदल जाएंगे और काफी अंतर देखने को मिलेगा। जालंधर आलू उत्पादक संघ के जनरल सेक्रेटरी जसविंदर सिंह सांगा ने बताया कि यह संगठन इलाके के किसानों में अच्छी पकड़ रखता है। सांगा ने कहा कि हम इसे लेकर एक्टिव हैं और अलग अलग यूनियनों के से संपर्क में, ताकि किसानों के लिए एक पार्टी बनाई जा सके। इसके अलावा चुनावी समर में भी हम उतरने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसान संगठनों के बीच पहले ही बात हो चुकी है, लेकिन अभी सभी को एक साथ लाना चाहते हैं ताकि एक पार्टी बनाई जा सके। इसके अलावा समाज के कुछ और वर्गों के अच्छे लोगों को हम जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि पंजाब में एक अच्छा राजनीतिक बदलाव लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरुनाम सिंह चड़ूनी की ओर से शुरू किए गए मिशन पंजाब को भी साथ लाने के प्रयास में हैं ताकि एक मजबूत फोर्स बनाई जा सके। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम जनता तक पहुंचने के लिए तरह तरह की जुगत लगा रही है। इसी के तहत भाजपा 15 दिसंबर से एक नया कैंपेन शुरू करने जा रही है। इस कैंपेन को नाम दिया गया है सुझाव आपका, संकल्प हमारा। इसके तहत भाजपा उत्तर प्रदेश की आम आबादी तक पहुंचकर चुनावी घोषणा पत्र के लिए उनकी राय लेगी। इस कैंपेन के दौरान भाजपा जहां कार्यक्रम करेगी वहां पर एक आकांक्षा पेटी भी रखी जाएगी जिसमें लोग अपना फीडबैक दे सकेंगे। इसके लिए खास मैनिफेस्टो कमेटी भी बनाई गई है। वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सुरेश खन्ना ने बताया कि यह कमेटी सभी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी हर तरह की जानकारी जुटाएगी। लोगों से बात करते यह जानने का प्रयास होगा कि किन किन मुद्दों पर लोग क्या क्या कह रहे हैं। इसकी जानकारी आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। सुरेश खन्ना के मुताबिक इस दौर अलग अलग प्रोफेशनल से जुड़े लोगों से भी बात की जाएगी। राजधानी दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में नगर निगम चुनाव होने हैं। इस बीच निगम कर्मचारियों ने वेतन, पेंशन और डीए भत्ता लागू करने की मांगों को लेकर हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है, जो कि भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस हड़ताल से आज यानी कि 13 दिसंबर को कुछ सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि आज जो 1 लाख कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे उनमें सभी विभागों के लिए लोग जो हैं शामिल हो सकते हैं। बता दें कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस हड़ताल का हिस्सा बन रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के ग्रुप ABCD और पेंशनर की आवाज उठाने वाली फेडरेशन ऑफ MCD एम्प्लॉइज यूनियन ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। इसके साथ यूनियन ने कहा है कि उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन और पेंशन नहीं मिला है। वहीं निगम कुछ करने को राजी नहीं है। इस वजह से हमने ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को फेडरेशन के सभी घटक दलों की मेयर और निगम प्रशासन के साथ 2 घंटे चली लंबी चर्चा बेनतीजा रही। इसके बाद फेडरेशन ने कहा कि निगम प्रशासन आश्वासन के अलावा कोई भी ठोस कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सैलरी, पेंशन और डीए के बिना आदेश के कर्मचारी ठगा महसूस कर रहे हैं। इसके साथ कहा गया कि 13 दिसंबर से हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल की वजह से अस्पताल, मेंटेनेंस और कल्चर विभाग में कागजी काम बंद रहेगा। इस बीच फेडरेशन के कन्वीनर असलम परवेज ने बताया कि निगम की ओर से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और आज करीब 1 लाख कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 13 दिसंबर को काशी में विश्वनाथ मंदिर परिसर का लोकार्पण करने वाराणसी पहुंच चुके हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। सोमवार को अखिलेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की क्रोनोलॉजी सपा सरकार में करोड़ों का आवंटन हुआ। सपा सरकार में कॉरिडोर हेतु भवनों का अधिग्रहण शुरू हुआ। मंदिर कर्मियों के लिए मानदेय तय किया गया। पैदल जीवी बताएं कि सपा सरकार के वरुणा नदी के स्वच्छता अभियान को क्यों रोका और मेट्रो का क्या हुआ। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने में पीएम की विफलता से लोगों का ध्यान हटाने के लिए केवल गलियारे की शुरुआत के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। आप सभी जानते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किससे किया गया था। आज मूल्य वृद्धि के कारण उर्वरक उपलब्ध नहीं है तो किसानों की आय दोगुनी कैसे हुई। अखिलेश यादव ने लखनऊ में संवाददाताओं से कहा कि बस इसलिए कि जनता यह सवाल नहीं पूछती कि वे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ला रहे हैं, और अगर कोई कैबिनेट है जिसने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पारित किया है तो वह समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पर योगी आदित्यनाथ ने शासन किया। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद कई कार्य किए गए। पंजाब कांग्रेस के बीच छिड़ी आंतरिक कलह जारी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वह चुनाव जीतने के लिए शोपीस नहीं बनेंगे। इसके साथ ही सिद्धू ने दावा किया है कि वह चुनाव जीतने के लिए पंजाब के लोगों को कोई झूठा वादा भी नहीं करेंगे। सिद्धू का कहना है कि वह सिर्फ और सिर्फ पंजाब की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। नवजोत सिद्धू ने दावा किया है कि उन्होंने कभी किसी पद की मांग नहीं की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ना तो मैं जीवन में कभी कुछ मांगा है और ना ही कभी ऐसा करूंगा। मैंने कभी लोगों से वोट भी नहीं मांगे। सिद्धू ने विधानसभा चुनाव के बाद सीएम बनने के पद पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी आपको बेहतर या कड़वा बनाती है। मुझे कड़वा अनुभव है। पंजाब में मेरी 3 सरकारों को बनाने में भूमिका रही है। मैंने प्रचार कर रहा था, लेकिन इस व्यवस्था में एक अच्छे व्यक्ति को शोपीस बनाकर रख दिया गया। उसे बस चुनाव जीतने के लिए आजमाया जाता है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को सदन के 12 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग दोहराते हुए कहा कि जो लोग धरने पर बैठे हैं आज भी हम उनका मुद्दा उठाएंगे। राज्यसभा सांसदों का निलंबन वापस हो। उन्होंने कहा कि 10 बजे विपक्षी पार्टी के सभी नेता मिलेंगे और उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। सदन चलता रहता है और पीएम आते नहीं। खड़गे ने कहा कि छुट्टी वाले दिन पीएम को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करना चाहिए था। पिछले हफ्ते 29 नवंबर को शुरू हुए सदन के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को इस सत्र की शेष अवधि के लिए उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था। जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामारम करीम, कांग्रेस की फूलो देवी नेता और छाया वर्मा, रिपुन बोरा, रणमित पटेल के साथ अन्य नेता भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार अब योगा को दिल्ली के घर घर तक पहुंचाने की तैयारी में है। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। अब दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए दिल्ली सरकार गली मोहल्ले व पार्क में योगा की क्लास लगाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इसकी शुरुआत करेंगे। बता दें कि दिल्ली सरकार योगा को
जन आंदोलन बनाना चाहती है। कोविड व पोस्ट कोविड मरीजों के लिए भी योगा के फायदे को देखते हुए इसे घर घर पहुंचाने की योजना बनाई गई है, इसलिए अलग से बजट में प्रावधान भी किया गया। जानकारी के मुताबिक पहले यह घर घर योगा कार्यक्रम की शुरुआत बीते 2 अक्टूबर को शुरू होना था, मगर किसी कारणवश यह तब शुरू नहीं हो पाया, मगर सरकार अब इसे जल्द ही शुरुआत करने वाली है। दिल्ली सरकार ने अपने बजट में घोषणा करने के साथ अलग अलग से 25 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। लोगों को योग सिखाने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले चरण में 450 योगा प्रशिक्षकों को भी तैयार कर लिया है। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में बीते जून में ध्यान एवं योगा विज्ञान केंद्र की शुरुआत भी की गई थी। अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से तालिबान का कोई भी संबंध नहीं है। बता दें कि हाल ही में टीटीपी प्रमुख मुफ्ती नूर वली महसूद ने कहा है कि उनका संगठन इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का ही एक ब्रांच है। अब तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अरब न्यूज के साथ में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कबूला कि इस दावे को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि वे टीटीपी एक संगठन के रूप में आईईए का हिस्सा नहीं है और हम मकसद सामान्य नहीं है। जबीहुल्लाह ने आगे कहा कि हम टीटीपी को अपने देश में शांति और स्थिरता पर फोकस करने की सलाह देते हैं। यह बेहद जरूरी है ताकि टीटीपी इस क्षेत्र और पाकिस्तान में दुश्मनों के हस्तक्षेप के किसी के मौके को भी रोक सके। हम पाकिस्तान सरकार से क्षेत्र और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए टीटीपी की मांगों पर गौर करने की गुजारिश करते हैं। जबीहुल्लाह ने टीटीपी मसले को पाकिस्तान का आंतरिक मसला बताया। उन्होंने कहा कि आईईए का रुख साफ है, हम दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।